जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए भाई। और देखिए, जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले ना डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक कर कर टेलीग्राम में ज्वाइन होकर उस आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चन पहले ही पता चल जाए कि भाई हम कौन से क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। आज की क्लास में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप तो नहीं कह सकते, शॉर्ट टाइप ही कहेंगे, बट 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, बट थोड़ा लेंथी होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। और अगर एक बार कोई लाइव आ चुका है तो वॉइस और वीडियो दोनों एक बार बताए कि सही आ रही हैं या नहीं आ रही। और भाई कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना, ताकि साथ साथ उन क्वेश्चनों को नोट कर सको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कर लोगे तो कम से कम आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और जो आपने कर रखा होगा एक बार रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें भाई। चलो भाई ठीक है, आवाज़ सही है। तो बिल्कुल 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर देंगे वीडियो को। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लिखने तो आप टेलीग्राम ग्रुप से एक बार ज्वाइन जरूर हो जाएं, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर कर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, और उधर आप क्वेश्चन पढ़ पाओगे और इधर हम क्वेश्चन को करवाएंगे।
तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से आ जाइए। वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं, जिसके अंदर आज की क्लास में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा देंगे। और जितने भी ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो कौन सा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन पेपर है हमारे पास आज? ये हमारा 24-25 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर हम आज आपको करवाएंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी करवाएंगे, जिसके अंदर ये है सेक्शन बी हमारा, जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाएंगे हम सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। क्वेश्चन को पहले समझिए और फिर उसे करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट नज़र आए तो आप तुरंत कमेंट कर देना। ठीक है, मैं देख लूँगा आपके कमेंट को। ठीक है, तुरंत कमेंट कर देना, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करिए और जितनी भी इसमें गिवन चीज़ें हैं वो आप एक तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की। क्वेश्चन कह रहा है रस्टिंग अ पार्टनर, रस्टिंग नाम का कोई पार्टनर है ऑफ अ फर्म अंडर अ डिसोल्यूशन वाज टू गेट रेम्यूनरेशन। देखिए डिसोल्यूशन हो रहा है। डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म की समाप्ति होती है ना। और डिसोल्यूशन के अंदर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? नॉर्मली हम डिसोल्यूशन के अंदर बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। 2 अकाउंट होते हैं हमारे पास, एक रिवैल्यूएशन नाम का और एक होता है रियलाइजेशन नाम का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट में और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट में चली जाती हैं और फिर उनको सेटल करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जब डिसोल्यूशन हो रहा था तो रस्टिंग नाम के जो व्यक्ति था, पार्टनर था, उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। रेम्यूनरेशन मतलब उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज अदर देन कैश। मतलब जितनी एसेट्स रियलाइज होगी, टोटल एसेट्स जो है रियलाइज होगी, उस रियलाइज का उसे 2% रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है, बट अदर देन कैश, ध्यान रखना अदर देन कैश बोल रहा है वो। तो अदर देन कैश का मतलब क्या है? कैश को उसमें इंक्लूड नहीं करना, कैश को हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो लिखते जाते हैं इसको कि इसको रेम्यूनरेशन में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज है उसको क्या मिलेगी? रेम्यूनरेशन, या इसे आप लिख सकते हो कमीशन लिख दो या रेम्यूनरेशन लिख दो, चलो कोई बात नहीं, रेम्यूनरेशन ही लिख देते हैं। रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है इसे? 2% ऑफ टोटल एसेट्स, बट एक्सक्लूड कैश। कैश को आप उसमें से एक्सक्लूड कर देना। ठीक ना, अभी टोटल एसेट्स के बारे में आगे बताएगा। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, और 10% भी मिलेगा। ठीक है ना, 10% किसका मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स में 10%, जो पार्टनर्स में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, उसका 10%। ठीक है ना, तो लिख देते हैं यहीं पर प्लस करके, प्लस 10% ऑफ अमाउंट
कौन सा वाला? जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टू दी पार्टनर्स। जो पैसा पार्टनर्स को टोटल मिलेगा ना, जो पैसा पार्टनर को मिलेगा यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स को मिलेगा उसका भी 10% लेके जाएगा ये बंदा, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब देखो सबसे पहले ये देखना है कि टोटल एसेट्स क्या है फर्म के पास। आगे कह रहा है सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश। सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं जिसके अंदर कैश को इंक्लूड कर रखा है 8,000 रुपये का। तो कैश को हमें क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। टोटल सन्ड्री एसेट्स कितनी है, 1,16,000। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, टोटल एसेट्स कितनी है 1,16,000, जिसमें से एक्सक्लूड कर देना है कैश को यानी कि 8,000 को माइनस कर देना है। तो 1,16,000 में से 8,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है कि टोटल एसेट्स जो थी उसमें से कैश को एक्सक्लूड कर दिया भाई, ठीक है। प्लस 10% ऑफ किसका, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। आगे कह रहा है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स हैं 1,16,000 जो कि रियलाइज होके आई हैं, मतलब टोटल पैसा हमें कितना मिला है 1,16,000। एंड सन्ड्री लायबिलिटीज टू बी पेड 31,340। और टोटल एसेट्स में से देखो टोटल एसेट्स से पैसा मिला हमें 1,16,000, जिसमें से हमें लायबिलिटीज को पे करना है 31,340 रुपए की लायबिलिटीज को पे करना है। तो पार्टनर के पास कितना पैसा पहुंचेगा, पार्टनर के पास पहुंचेगा कि भाई 1,16,000 में से 31,340 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि 1,16,000 एसेट से रियलाइज हो रहा है, जिसमें से 31,340 रुपए हम किसको दे रहे हैं, अपने क्रेडिटर्स को यानी कि लायबिलिटीज को पे कर दे रहे हैं। तो यानी कि पार्टनर्स के पास कितना पैसा पहुंच रहा है, पार्टनर्स के पास पहुंच रहा है 1,16,000 माइनस 31,340 रुपए। अब 2% करना है किसका, 1,16,000 में से 8,000 गया तो 1,08,000 रुपए, प्लस 10% किसका करना है, 1,16,000 में से 31,340 रुपए गया तो अब माइनस कर देते हैं, 1,16,000 में से 31,340 माइनस, यह आ जाएगा 84,660 रुपये। बात समझ में आ रही है। आगे तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि कैलकुलेट करो रस्टिंग की रेम्युनरेशन, यानी कि रस्टिंग को कितने पैसे मिल रहे हैं, एंड शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो ये वर्किंग नोट कर रहे हैं हम, फिर इसके बाद जो उसको पैसे मिलेंगे उसकी जनरल एंट्री कर देंगे। तो यहां पर क्या आ गया, 2% ऑफ 1,08,000 का 2%, तो 2,160 रुपये, प्लस और इसका 10% सीधा सीधा आ जाएगा 8,466 रुपये। तो मतलब टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको 10,626 रुपये। तो भाई 10,626 रुपये रस्टिंग की रेम्युनरेशन है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बहुत ही सिंपल है एंट्री। तो मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन के अंदर आप क्या बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब रियलाइजेशन, ये रेम्युनरेशन क्या है, रेम्युनरेशन जो होती है, रेम्युनरेशन कंपनी के लिए तो एक्सपेंसेस ही है ना, क्योंकि ये जो रेम्युनरेशन है किसको पे किया जा रहा है, ये पे किया जा रहा है पेड टू रस्टिंग, यानी कि पेड टू पार्टनर, किसी पार्टनर को पे किया जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता था, वैसे तो नॉमिनल नेचर है, उसमें काम क्या होता था, जितने भी खर्चे होते थे वो डेबिट में आते थे और जितनी भी इनकम होती थी वो क्रेडिट में आती थी। तो ये क्या है, खर्चा। तो ये जो खर्चा है यानी कि रेम्युनरेशन जो खर्चा है, ये रेम्युनरेशन किस में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। किस में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा भाई। और कौन सी साइड जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता था, जो रियलाइजेशन अकाउंट होता था उसमें डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम को लिखा जाता है। वैसे तो पहले एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं और देन अगर कोई खर्चा होता है तो उसको भी डेबिट साइड में लिख सकते हैं। तो एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में चला जाएगा सी की रेम्युनरेशन, तो सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो। तो एंट्री क्या होगी, रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या पास हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जनरल एंट्री चल रही है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, और कितने रुपए से? 10,626 रुपये से। 10,626 रुपये से फर्म का क्या हो गया? नुकसान हो गया। और सी के लिए क्या हो गई? वो इनकम हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए एक बार कि क्वेश्चन सही से समझ में आया या नहीं आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपको स्क्रीन के लिए बराबर कर दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते सुमित, नमस्ते। राम राम भाई, राम राम सबको। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए और आंसर भी आपके पास आ जाए। क्वेश्चन बढ़िया था कि जो व्यक्ति पार्टनर है उसकी रेम्युनरेशन निकाल रहे थे हम, कि रेम्युनरेशन क्या क्या है? 2% ऑफ टोटल एसेट्स बट एक्सक्लूडेड कैश प्लस 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। अब यहाँ पर ये समझना था कि हमारे पास टोटल पैसा आया है 1,16,000 रुपये, बट उसमें से 8,000 का कैश है, तो 8,000 तो हमने क्या कर दिया? माइनस। और अब हमें यह समझना है कि पार्टनर को कितना पैसा मिला होगा। भाई 1,16,000 की टोटल एसेट्स थी, जिसमें से लाइबिलिटीज कितनी थी? 31,340 की, तो वो माइनस करके पार्टनर को कितना मिलेगा? 84,660 रुपये। बस इसका कैलकुलेशन करा हमने और इसका अमाउंट निकाल दिया कि भाई इस व्यक्ति को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका अगला 18। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो भाई इसका ओल्ड रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया किनका? ए बी सी का। ए बी और सी का ओल्ड रेशियो दे दिया 2, 2 और 1 का। आगे कह रहा है सी डाइड, तो भाई डेथ वाला क्वेश्चन है ये। सी की डेथ हो गई, तो यहां पर सी डाइड हो रहा है, और कब हो रहा है? 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को इसकी डेथ हो रही है, ध्यान रखना। डेथ की डेट क्या है? 1 जुलाई 2023। आगे कह रहा है ऑन विच द डेट द कैपिटल ऑफ ए बी सी आफ्टर द ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, वैसे तो नॉर्मल हमें जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है ना, ईयर की ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है, वैसे दे रखा होता है क्वेश्चन में, बट इसमें क्या कह रखा है? ऑन विच डेट, यानी कि इसी डेट पर कैपिटल अकाउंट एबीसी की सारी नेसेसरी एंट्री करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी है? 74,000 रुपये, 6,750 रुपये और 42,250 रुपये। मतलब सी को जो उसने 3 महीने काम किया है ना, देखो अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में उसने काम किया होगा डेथ से पहले, तो उस डेथ का जितना भी एडजस्टमेंट करना था वो सारा का सारा इस कैपिटल अकाउंट में इंक्लूडेड हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? अब इनकी कैपिटल बस इतनी 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 ही है, यानी कि एज कैपिटल कितनी है हमारे पास? एज कैपिटल है 74,000 रुपये, ठीक है, और बीस कैपिटल है 6,750 रुपये, और सीज कैपिटल है 42,250 रुपये। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि ये कौन सी कैपिटल है? एडजस्टमेंट के बाद वाली, यानी कि इसमें प्रॉफिट सारा का जुड़ रखा है, यानी तो जो 3 महीने उसने काम कर रखा है उसका सारा प्रॉफिट उसमें जुड़ रखा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो इसमें कोई प्रॉफिट जोड़ने की जरूरत नहीं है। रिप्लाई करिए, समझ में आ रही है बात? बताइए भाई, बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें क्या है, आगे क्या कह रहा है? ए बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं उस बिजनेस को, और 6 मंथ तक उन्होंने कंटिन्यू करा विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ सी। यानी कि इन्होंने क्या गलती कर दी, जिस दिन सी की डेथ हो गई थी तो भाई क्या करना था, सी की डेथ पर ही उसका अकाउंट क्या कर देना था, क्लोज कर देना था। ऐसे करते हैं ना, अगर किसी की डेथ हो जाती है या तो उसको पेमेंट कर दो पूरी की जितनी उसकी बनती है, या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसी चीज को क्या कहते हैं, सेटल करना। बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, 6 महीने तक इन्होंने बिजनेस को चलाते रहे और उसका अकाउंट कोई सेटल नहीं करा। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द 1/7/2023। 1/7/2023 का मतलब क्या है, इस डेट से 1/7/2023 मतलब जब वो मरा था तब से लेकर 6 महीने तक उसने, कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया 20,500 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना कमा लिया, 20,500 रुपए का। अब देखो यहां कंडीशन क्या आएगी, अब जो पार्टनर मर गया है उसका जो एग्जीक्यूटर होगा वो क्या कहेगा, इस 20,500 रुपए में मेरे को भी हिस्सा चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने अकाउंट को क्या करा था, सेटल नहीं करा था, है ना। अब आगे कह रहा है यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप वो 2 तरीके बताइए जो कि अंडर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं, जिसके बिहाव पर एग्जीक्यूटर काम करेगा, मतलब एग्जीक्यूटर डिमांड करेगा। भाई एग्जीक्यूटर डिमांड करेगा, उसके बारे में हमारे पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 37 में बता रखा है कि किस तरीके से वो डिमांड कर सकता है। तो देखिए इसकी जो डिमांड होगी अंडर सेक्शन 37 में क्या लिखा हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर ऐसा केस आता है कि कोई भी व्यक्ति बिना सेटल के बिजनेस को करता रहता है, तो होता क्या है, जो एग्जीक्यूटर है, जो आपका एग्जीक्यूटर है, उसको अधिकार होगा 2 चीजों का, या तो वो अपने अमाउंट पे इंटरेस्ट ले ले, ठीक है, ये उसके हाथ में होगा, ये उसके लिए ऑप्शनल है। पहली कंडीशन ये होगी कि उससे बोला जाएगा कि भाई जितना भी आपका बैलेंस था ना, कितना था बैलेंस, 42,250 रुपये, 42,250 रुपये ड्यू था, ये आउटस्टैंडिंग की तो था। तो उससे बोला जाएगा या तो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट ले लो, या तो दूसरी कंडीशन, या तो आप प्रॉफिट में शेयर ले लो। जिस दिन तक उन्हें ध्यान आया उस दिन तक के प्रॉफिट में शेयर ले लो, यानी कि 20,500 रुपये का में से अपना शेयर ले लो, या तो 42,250 रुपये पर इंटरेस्ट ले लो। मगर ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट जो लेगा वो लेगा कैपिटल रेशियो में। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। वो किस रेशियो में लेगा, कैपिटल रेशियो में, ना कि ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में नहीं लेगा, वो किस अमाउंट पे लेगा, कैपिटल रेशियो में ही उसको प्रॉफिट को लेगा। तो समझ में आ रहा है ना कि अंडर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग आपके पास एग्जीक्यूटर के लिए 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, या तो वो इंटरेस्ट लेके चले जाए अपने अमाउंट पर, या दूसरी कंडीशन कि उसे प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट ले ले कैपिटल रेशियो में। अब इसमें से कौन सा वो सिलेक्ट करेगा, इसमें से भाई वो सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए बेटर होगा, यानी कि जिस पे अमाउंट ज़्यादा आ रहा होगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा था कि वो किस प्रकार से उसको एक्सरसाइज करे, यानी कि किस प्रकार से उसके साथ डील करे कंपनी के साथ। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 42,250 रुपये पे। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट होगा 6% पर एनम। बात समझ में आ रही है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर। तो इंटरेस्ट लगेगा कितना, 42,250 का 6%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। क्योंकि कितने महीने तक बिजनेस रनिंग में रखा है उन्होंने, 6 मंथ के लिए बिजनेस को रनिंग में रखा है। ठीक है, अब क्या है कि इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 42,250 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6% से, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 1268 रुपये ले लेते हैं, पॉइंट में आ रहा है, तो 1268 रुपये इसको यहाँ पर मिलता है। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि या तो प्रॉफिट में हिस्सा ले ले भाई,
तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 20,500। ठीक है, प्रॉफिट है 20,500। अब प्रॉफिट में हिस्सा कैसे लेना है आपको? कैपिटल रेशियो पे। कैपिटल कितनी थी? सबकी इतनी थी। तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए पहले कैपिटल का क्या कर लेना है? टोटल। टोटल कितना आ जाएगा? 74,000 प्लस 6,750 प्लस 42,250। तो ये आ गया 1,23,000। ये कैपिटल का टोटल आ रहा है। भाई रेशियो निकालने के लिए टोटल करना पड़ता है, फ्रैक्शन आ गया ना आपके लिए, रेशियो आ गया एक तरह से, है ना। आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड कर देना है 1,23,000 से, क्योंकि ये टोटल का हिस्सा है, और मल्टीप्लाई करना है 42,250 रुपये से, क्योंकि हमें किसका हिस्सा निकालना है? सी का, और ये किसका हिस्सा है? सी का शेयर है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 20,500 को डिवाइड कर देंगे पहले कितने से? 1,23,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 42,250 रुपये। तो ये आ गया 7,042 रुपये। ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार अब सी के एग्जीक्यूटिव से पूछा जाए कि भाई आप कौन सा अमाउंट लेना पसंद करोगे। तो भाई कोई भी व्यक्ति होगा वो कौन से अमाउंट को चूज करेगा? 7,042 रुपये को। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बोल देगा भाई मेरे को 1,248 रुपये दे देना, कोई बात नहीं है ना, 68 रुपये दे देना, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। जो भी कहेगा वो क्या कहेगा? मेरे को 7,042 रुपये चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि एग्जीक्यूटर किसको सिलेक्ट करेगा? ऑप्शन नंबर 2 को। तो लिखेंगे सीज एग्जीक्यूटर शुड सिलेक्ट ऑप्शन सेकंड। ठीक है भाई, उसको ऑप्शन सेकंड सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन सेकंड जो है पहले वाले ऑप्शन से क्या है? ज्यादा है। बिकॉज ऑप्शन, या ऐसे लिखना, बिकॉज अमाउंट पेबल टू हिम अंडर ऑप्शन सेकंड इज मोर देन अमाउंट पेबल टू हिम इन किसमें? ऑप्शन फर्स्ट। मतलब यह है कि सी के एग्जीक्यूटर को सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है कि उसका अमाउंट ज़्यादा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के मुकाबले। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये रहा क्वेश्चन पूरा आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर हैं, जिसमें से सी की डेथ हो गई है, और बाद में क्या है कि 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई थी। अब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कंटिन्यू रखा बिजनेस को, और सी की सेटलिंग नहीं करी। तो सी का एग्जीक्यूटर का अधिकार बन जाता है अंडर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कि वो 2 चीजें सिलेक्ट कर सकता है, या तो इंटरेस्ट ले सकता है 6% पर एनम से, या तो प्रॉफिट ले सकता है कैपिटल के रेशियो में। अब पता कैसे चलेगा कि क्या ले? तो दोनों चीजों को आपको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी निकालोगे आप, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? कैपिटल पर। और प्रॉफिट किस पे निकलेगा? कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट जो हमारा आया था 20,500 रुपये, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और इंटरेस्ट कम आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हर बंदा किसको सिलेक्ट करेगा? प्रॉफिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अगर करना है तो कर लीजिए, और ये बताइए कि ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
और देखो लॉजिकली थोड़ा सही भी था, है ना, क्योंकि इसमें एक चीज नई आ गई, अंडर सेक्शन 37, और ये सीबीएसई में आ रखा है क्वेश्चन, और अंडर सेक्शन 37 के बारे में बहुत कम क्वेश्चन दे रखा है, यही क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें क्योंकि ये पेपर में आ सकता है दोबारा से, और सैंपल पेपर का है तो कहीं ना कहीं अपनी झलक दिखाएगा ही भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट है, पिछला क्वेश्चन था हमारा 18 और ये 18 का और पार्ट है। ठीक है भाई, 18 का और पार्ट है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये लेंथी क्वेश्चन है। 3 नंबर का है, विजिबल है या नहीं है, थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, बताइए विजिबल है या नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर देते फिर। अब विजिबल है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। भाई अमित और कार्तिक दो व्यक्ति हैं, अमित और कार्तिक, इन दोनों का रेशियो चल रहा है 1:1 का, इक्वली रेशियो चल रहा है। दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ, सौरभ एक न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर क्या हो जाएगा हमारे लिए, न्यू पार्टनर कौन हो जाएगा, न्यू पार्टनर हो जाएगा सौरभ। ठीक है भाई, सौरभ जो है एक न्यू पार्टनर हो जाएगा फॉर एन इक्वल शेयर, इक्वल शेयर के लिए। तो इक्वल शेयर होगा तो इसका मतलब इनके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। इसका मतलब सौरभ जो आ रहा है 1/3 शेयर पे आ रहा है भाई, ठीक है ना, यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा सौरभ के लिए, तो 1/3 के हिसाब से आ रहा है, तो ये हो जाएगा अमित, कार्तिक और सौरभ का रेशियो। आगे कह रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल, गुडविल दे रखी है आपको, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। गुडविल किस हिसाब से दी जा रही है, 4 ईयर परचेज से, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितनी दे रखी है, 4 ईयर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है आपको कितना, 4 ईयर, और किस हिसाब से दे रखा है, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कि गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपने यहां पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, चलो समझ के रखेंगे। आगे कह रहा है बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की, सौरभ एडमिशन वाज एज फॉलो। कैपिटल दे रखी है ये सारी, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर, फिक्स एसेट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश। आगे कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर वाज 30,000। कैलकुलेट द सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। तो सौरभ की शेयर ऑफ गुडविल बतानी है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है शायद, कि गुडविल दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं हम। नहीं भाई, गुडविल नहीं दे रखी यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुडविल का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं दे रखा, तो इसमें गुडविल पहले हमें समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि यहां पर गुडविल नहीं दे रखी है हमें, ठीक है ना, और गुडविल नहीं दे रखी, और हमें यह बताना है कि सौरभ का गुडविल में शेयर कितना है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो क्या करना है, इसमें गुडविल निकालनी है पहले, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट से, फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसी को पता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता है तो बताओ जल्दी से। इसका फॉर्मूला होता है
किसी से भी निकालना हो, चाहे सुपर प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से, किसी से भी निकालना हो, फॉर्मूला यही रहता है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसे लिख देंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है भाई। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हो, देन आपके पास क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 4। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये एवरेज प्रॉफिट तो चलो दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जैसे कि कंपनी में पार्टनर्स ने पैसे लगा रखे हैं। ठीक है, मान के चलो पार्टनर जैसे कि 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसने कैपिटल लगा रखी है। अगर उस 1 लाख को वो बिजनेस में न लगाकर अपने किसी बैंक में जमा कर देता है या कहीं और लगा लेता, तो नॉर्मली उससे वो कितने रुपए अर्न कर सकता था? जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर वो बिजनेस में जमा करा देता, वो बैंक में जमा करा देता, तो उसे 6% का ब्याज मिल जाता। तो हम एज्यूम करते हैं कि 1 लाख को अगर वो बैंक में कमाता तो 6,000 रुपये उसे मिल जाते फ्री में, यानी कि कोई भी उसे रिस्क नहीं लेना पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता। तो बिजनेस का वो पैसा जो है बैंक में डाल के वो 6,000 रुपये कमा सकता था। तो जो 6,000 रुपये बिना रिस्क के कमा पा रहा है उसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमने 1 लाख रुपए को 6% से मल्टीप्लाई करा, तो ऐसे ही आपको पहले पता करना पड़ेगा कि बिजनेस में पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कहेंगे हम यहाँ पर? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है हमें क्वेश्चन में? ये रही 12%। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है मालिक का पैसा। मालिक का पैसा का मतलब क्या है कि मालिक के पैसे को 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं भाई। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एक है एसेट्स के पर्पज से, जैसे कि टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे देन आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और दूसरा है लायबिलिटीज पर्पज से, यानी कि अगर कैपिटल जो दे रखी है उसमें प्लस कर दोगे रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट, तो ये भी क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब रिजर्व और प्रॉफिट भी क्या होता है? मालिक का ही पैसा होता है। तो क्या करेंगे अब देखते हैं किससे निकालेंगे। किसी से भी निकाल सकते हैं। वैसे हमें कैपिटल दे रखी है टोटल 1,40,000 रुपये, और जनरल रिजर्व भी दे रखा है कितना? 20,000 रुपये। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? 1,40,000 और 20 1,60,000। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 12% से, क्योंकि एनआरआर कितना दे रखा है? 12%। तो 1,60,000 का 12% कितना हो जाएगा? 19,200। ठीक है, 19,200 रुपये ये हो जाएगा हमारा। तो एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा था? 30,000 रुपये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाल लिया हमने? 19,200 रुपये, और उसे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 43,200 रुपये। तो फर्म की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल वो कितनी आ गई? 43,200 रुपये की फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? एक बार बताइए जल्दी से, यहां तक सबको समझ में आया? हमने क्या करा है? बस गुडविल निकाली है कि गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकलने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करके एनआरआर से। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मालिक का पैसा प्लस रिजर्व। तो दोनों को जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये आ गया 19,200 रुपये। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से दे रखा था, और 19,200 माइनस करने के बाद हमारे पास गुडविल आ गई 43,200 रुपये। ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए।
चलिए भाई ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, सौरभ। सौरभ का शेयर बताना है गुडविल में कितना है। तो भाई सौरभ का हिस्सा कितना है, 1/3 है। तो गुडविल में जितना भी हिस्सा होगा 1/3 ही हो जाएगा उसका। तो क्या करना है, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल है 43,200 रुपये, फिर उसमें से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के बराबर, यानी कि 1/3 के बराबर। तो 43,200 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ गया 14,400 रुपये। ठीक है भाई। तो उस व्यक्ति का शेयर कितना होगा, 14,400 रुपये, यानी कि वो जो व्यक्ति नया आ रहा है वो गुडविल लेके आएगा 14,400 रुपये तक की। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, समझ में आया कि 14,400 रुपये कैसे आया, कमेंट करके बताइए भाई एक बार। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स। बुद्धा लिमिटेड एसेट्स खरीद रहा है ऑफ ₹40 लाख, 40 लाख की एसेट्स खरीद रहा है, एंड लाइबिलिटीज 6,50,000 की, मतलब किसी बिजनेस को परचेज कर रहा है वो। तो उसने एसेट्स कितने की परचेज कर ली, 40 लाख की, और लाइबिलिटीज कितने की परचेज कर ली, 6 लाख की, 6,50,000 की, ऑफ गिन्नी लिमिटेड। गिन्नी लिमिटेड से परचेज कर रहा है। तो देखो समझो कि उसने एसेट्स कितने की लिए हैं, एसेट्स लिए हैं 40 लाख की, लाइबिलिटीज कितने की लिए, लाइबिलिटीज कितने की लिए, 6,50,000 रुपए की। भाई लाइबिलिटीज लेने का मतलब है लाइबिलिटीज की तो पेमेंट करनी पड़ेगी उसे दोबारा से, तो ये तो नुकसान हो गया उसके लिए। तो टोटल इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है, तो 40 लाख रुपए में से 6,50,000 रुपए का तो उसने नुकसान झेल लिया। तो इसका मतलब टोटल कितना बचा आपके पास, 33,50,000। बात समझ में आ रही है। तो हिसाब से देखा जाए तो 40 लाख रुपए की एसेट्स और 6.5 लाख रुपए की लाइबिलिटीज को देने के बाद उसको पेमेंट कितने करनी चाहिए, 33,50,000 रुपए की पेमेंट करनी चाहिए। बट उसने करी कितनी, बुद्धा लिमिटेड इशू, बुद्धा लिमिटेड ने 30,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% डिस्काउंट। बुद्धा लिमिटेड ने क्या कर दिया, पेमेंट कितनी करी है, देखो परचेज कंसिडरेशन निकालो इसका। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है उसको परचेज के बदले क्या देना है, परचेज के बदले कितने रुपए वो देगा। तो उसने परचेज के बदले सबसे पहली चीज क्या दे दी, डिबेंचर। बट डिबेंचर वो भी दिए कितने पे, डिस्काउंट पे। तो डिबेंचर थे टोटल 30,000 और उसने 100 रुपये का डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे दिया है, यानी कि 90 रुपये पर दिया है। तो पहली चीज़ तो इसने ये पेमेंट कर दी कि भाई 30,000 के 90 रुपये के हिसाब से डिबेंचर दे दिए। ठीक है, और आगे टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम, जो कि किस पे रिडीम होंगे, प्रीमियम पे। तो भाई इशू की जब एंट्री होगी, इशू की एंट्री के साथ हम प्रीमियम की एंट्री भी यहाँ पर करेंगे। और ये प्रीमियम क्या होता है बिजनेस के लिए, लॉस। क्यों, क्योंकि भाई देखो रिडम्पशन आप कर रहे हो किस पर, प्रीमियम पर। तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी कि पेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट। अगर कोई भी बंदा 10 रुपए का सामान लेकर पेमेंट कर रहा है 12 रुपए की,
तो 2 रुपए तो नुकसान हो गया ना उसके लिए, तो उस 2 रुपए को यहां पर तो कह रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बट कंपनी के लिए क्या हो गया, वो लॉस। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या करा, परचेज कंसिडरेशन में उसने 30,000 का शेयर 90 रुपए के हिसाब से, 30,000 डिबेंचर 90 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी। और आगे कह रहा है अलोंग विद चेक, अलोंग विद चेक, चेक भी दिया है उसने साथ में, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। तो प्लस कर देंगे यहां पर 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस बंदे ने जो 33,50,000 देने थे, उसने क्या कर दिया कि एक तो डिबेंचर दे दिया, 30,000 डिबेंचर दे दिए 90 रुपए के हिसाब से, और 5 लाख रुपए उसने चेक दे दिया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई बताओ, ये तो हो गया 27 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 32 लाख रुपए। तो बात समझना, पेमेंट उसने करी है 32 लाख रुपए की, और करनी कितनी थी, 33,50,000 रुपए। अब ध्यान रखना कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल कहलाएगा, अगर वो डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सबसे पहले एंट्री करते हैं एसेट्स को परचेज करने की। तो आपने एसेट्स परचेज करी तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की, सन्ड्री एसेट्स थी 40 लाख रुपए की। और क्या परचेज किया, परचेज अब कुछ नहीं किया, अब आपने क्या करा है, अब आपने लाइबिलिटीज परचेज करी थी 6,50,000 की, टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कहाँ आती है, क्रेडिट में, कितने की, 6,50,000 की। ठीक है, बात समझना। अब इस एसेट्स के बदले उसने पेमेंट करी है कितने की, 32 लाख रुपए की, मतलब 32 लाख रुपए की पेमेंट करी है, तो इसका मतलब 32 लाख रुपए से वो क्या बन गया, क्रेडिटर। कौन बन गया क्रेडिटर, गिन्नी लिमिटेड। गिन्नी लिमिटेड से हमने एसेट्स परचेज करी थी, तो उसको अब पेमेंट करेंगे, तो गिन्नी लिमिटेड को हम क्या बना देंगे, गिन्नी लिमिटेड को हम बना लेंगे क्रेडिटर। ठीक है, कितने से, 32 लाख रुपए से, क्योंकि हमने अभी अभी निकाल लिया कि उसने टोटल पेमेंट कितनी करी है, 32 लाख रुपए। ठीक है, और टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 40 लाख रुपए की चीज है, उसने अभी सेटल में कितना करा है, 38,50,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 लाख का। ये तो 1.5 लाख रुपए कहाँ गया, ये 1.5 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व से गया। बात समझ में आ रही है? तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख, लाइबिलिटीज 6.5 लाख, गिन्नी लिमिटेड 32 लाख, और कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1.5 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? जल्दी से कमेंट बताइए, बात समझ में आई? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बुद्धा लिमिटेड। बुद्धा लिमिटेड के अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री करनी थी, तो पहली एंट्री तो आपने कर दी, ठीक है, और सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री में आपने डिवेंचर इशू करे और पेमेंट करी कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो अब किसको करोगे आप, इस क्रेडिटर को ही तो पेमेंट करोगे। तो गिन्नी लिमिटेड जो है उसको हम 32 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे, और 32 लाख की पेमेंट कैसे करी है हमने, कुछ इस प्रकार से करी है कि गिन्नी लिमिटेड को डेबिट करोगे कितने से, 32 लाख रुपए से, ठीक है,
और साथ में आपने क्या दिया है उसको, डिबेंचर, है ना। तो डिबेंचर कितने परसेंट के थे आपके, 8% डिबेंचर थे भाई, 8% डिबेंचर, ठीक है। और 8% डिबेंचर कितने के दिए आपने, 27 लाख रुपए के, है ना। बट 27 लाख के जो डिबेंचर थे उसे आप 27 नहीं लिखोगे, यहां पर आपने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है उसको, ठीक है ना। तो एक मिनट, आप यहां पर थोड़ा डिस्काउंट भी लिखना भाई। आपने जो डिस्काउंट दिया है उसको, डिस्काउंट को यहां पर लिखना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डेबिट कितने का डिस्काउंट देंगे, अभी देखते हैं। वैसे हमने निकाल लिया था डिस्काउंट कितने का आया था हमारे पास, 10 रुपए का। तो 30,000 शेयर हैं हमारे पास और 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया, 3 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया। टू 8% डिबेंचर, ठीक है। तो 8% डिबेंचर, डिबेंचर कितने के होते हैं, डिबेंचर हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू पे आते हैं, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये, 30,000 डिबेंचर थे और 100 रुपये का एक है, तो टोटल कितने के हो गए, 30 लाख रुपए के, ठीक है। आगे टू बैंक, क्योंकि आपने क्या दे दिया था, चेक भी दिया है ना आपने, चेक कितने का दिया है, 5 लाख रुपए का। बात समझ में आ रही है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 35 लाख रुपए, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 35 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपकी ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। बात समझ में आ रही है। तो 2 एंट्री हो गई यहाँ पर, पहली होगी सन्ड्री एसेट्स और लाइबिलिटीज को लाने की, और फिर उसको डिबेंचर को इशू करने की। और डिबेंचर हमने किस पे इशू करा है, डिस्काउंट पे इशू करा है। तो डिस्काउंट पे इशू करने पर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसे राइट ऑफ तब करते हैं जब हमारे पास कुछ प्रॉफिट होता तब, ठीक है। बाकी ये एंट्री दोनों इस 3 नंबर के लिए पर्याप्त है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, आंसर दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आप देखते रहो, वीडियो तो बनी रही है, बाकी बच्चों को देखना होगा वो बाद में देख लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप बस अभी क्वेश्चन को देखें बस, ठीक है। क्वेश्चन देखना जरूरी है, आपको दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए भाई। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज की क्लास का, और ये क्वेश्चन है फोर फीचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी फोरफिटेड 8,000 शेयर, कंपनी फोरफिट कर रही है कितने शेयर, 8,000 शेयर। 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है और 8 रुपए का उसका कॉल्ड अप है, और कॉल्ड अप के अंदर इंक्लूड है 1 रुपए किस चीज का, प्रीमियम का। तो इसका मतलब कॉल्ड अप कितने का हो जाएगा, 7 रुपए का। भाई टोटल कॉल की थी हमने 8 रुपए की, जिसके अंदर आपका प्रीमियम भी है कितने रुपए का, 1 रुपए। बट प्रीमियम तो हमारा कॉल्ड अप में आता ही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कॉल्ड अप कितना होगा, 7 रुपए। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि भाई फोरफिटेड शेयर कितने हैं आपके, फोरफिटेड शेयर कितने हैं, फोरफिटेड शेयर हैं आपके 8,000, ठीक है। और कॉल्ड अप कितनी है वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू है आपकी यहां पर 7 रुपए, ठीक है ना। कैसे, 8 रुपए माइनस 1 रुपए, ठीक है।
तो 7 रुपये की कॉल्ड अप वैल्यू है, 8,000 शेयर हमने फोरफिट करें। फोरफिट करें, कॉल्ड अप है 7 रुपये की, बट पेड अप कितनी है वो देखना पड़ेगा। आगे कह रहा है 6 रुपीज़ वॉज पेड, 6 रुपये उसने पे करे हैं इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम, 1 रुपये का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू कितनी है हमारे पास, पेड अप वैल्यू कितनी है हमारे पास, पेड अप वैल्यू 6 रुपये, मगर 6 में से 1 रुपये तो प्रीमियम का है, तो प्रीमियम को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है। तो टोटल पेमेंट कितनी करी है हमने, 5 रुपये, मतलब कितनी पेमेंट रिसीव करी है, 5 रुपये। अब ध्यान रखना 8,000 शेयर पर 5 रुपये हमने रिसीव करें, तो जितने रुपये हम रिसीव करते हैं उतने ही पैसे हम फोरफिट करते हैं। तो हमने फोरफिट कितने कर लिए होंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 40,000 रुपये हमने फोरफिट कर लिए होंगे 8,000 शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कह रहा है आउट ऑफ दीज 5,000 शेयर वर रीइशू, आपने 5,000 शेयर क्या कर लिए, रीइशू कर दिए। तो ठीक है भाई, 5,000 शेयर रीइशू कर दिए। आगे कह रहा है एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, आप ये बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे करें हमने वैसे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो भाई मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है, वो भी कितने शेयर के लिए, 5,000 शेयर के लिए। तो देखिए भाई, मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट को हम फोरफिट कर लेते हैं। यानी कि कंपनी ने कितने रुपए फोरफिट करें, 5 रुपये, ठीक है, कितने रुपए फोरफिट करें, 5 रुपये। तो कंपनी 5 रुपये तक का क्या दे सकती है, डिस्काउंट। कितने शेयर पर देना है, 5,000 पर, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। तो 25,000 रुपये तक का हम क्या कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपको क्या करनी है, एक जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करते हैं इसमें। अब इसमें देखो जनरल एंट्री क्या होगी, रीइशू की एंट्री करनी है हम, है ना। तो रीइशू की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से। अब वो अमाउंट देखना पड़ेगा, अभी यहां पर लिखेंगे पहले कि फोरफिट कितना आएगा, फोरफिट मतलब डिस्काउंट, फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर फोरफीचर, फोरफीचर अकाउंट में कितना आएगा, फोरफीचर अकाउंट में आएगा 25,000 रुपये, यानी कि इसी में आता है आपका डिस्काउंट। ये क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। तो फोरफीचर में कितना आ गया, 25,000 रुपये। और टोटल शेयर कितना है हमारे पास, देखो शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास, शेयर कैपिटल है हमारे पास 5,000, है ना। 5,000 शेयर हम क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं, और कितने रुपए के हिसाब से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 7 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हमने कितने रुपए कॉल्ड अप कर रखे थे उसे, 7 रुपए। तो यहाँ पर 7 रुपए के हिसाब से यानी कि 35,000 रुपये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 25,000 की ये वैल्यू हमारे पास हो गई। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 10,000। तो बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे आपके पास, 10,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आई बात कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो आप 25,000 रुपये तक का मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर दे सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया। चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जितने भी हमने करवाए हैं आप उसने दोबारा भी देख सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये कर लोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा, है ना। इनको एक बार करके जरूर जाना, तो अपकमिंग एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली नई वीडियो के साथ। जब तक आप इन वीडियो को देखिए तब तक के लिए गुड नाइट।